हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल शिक्षा वैदिक। आई एम प्रियंका। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हमारा सेल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 5 है और इससे पहले 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुकी है। इस लेक्चर में हम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ में नीट में आईओ पीयूआई क्यूज़ को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम जो भी पॉइंट्स को लर्न करेंगे वो आपका एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा और अच्छे से आप इस पॉइंट्स को याद रखो और अच्छे से पढ़ो, लर्न करो। जैसे कि आपको पता है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में अगर हम देखें, इंडो का मतलब क्या होता है आपको? इंडो इसका मतलब होता है विदिन। विदिन कहाँ? सेल के इनसाइड। सेल इनसाइड। सेल के इनसाइड कुछ कुछ मेम्ब्रेन और ऑर्गेनली प्रेजेंट होते हैं जिनका फंक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड होता है। इसको हम इजी वे में क्या बोल सकते हैं? इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनली present in eukaryotic cell that work together यानी कि ये इसका मतलब क्या है? इसका फंक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड होता है। जैसे एनसीईआरटी में आपका क्या दिया हुआ है? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोजोम एंड वैक्यूल्स। ये सब आपके क्या हो गए? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के ऑर्गेनली हो गए। जैसे कि ईच ऑर्गेनली इज, अगर हम एनसीईआरटी के लाइन को देखें तो ईच ऑर्गेनली इज डिस्टिंक्ट इन टर्म ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ऑब्वियस सी बात है, जितने सारे ऑर्गेनली प्रेजेंट होते हैं आपके यूकैरियोटिक सेल में, उनका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है? डिफर करता है। और इनमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनली होते हैं, मेनी ऑफ दीज ऑर्गेनली आर कंसिडर्ड एज इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इनमें से कुछ ऑर्गेनली को कंसिडर किया गया है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। क्यों? बिकॉज देयर फंक्शन इज कोऑर्डिनेटेड, क्योंकि इनका फंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेटेड है। इसमें अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आपका ऑर्गेनली कौन सा आ गया? ईआर आ गया। सेकेंड वन जो है आपका गोल्जी एपरेटस या कॉम्प्लेक्स, जो भी बोल लो, सबका मतलब एक ही होता है। तीसरा आपका यहाँ पे आ गया लाइसोजोम एंड फोर्थ वन इज वैक्यूल्स। यानी कि ये जो आपके 4 होते हैं वो आपके इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हुए, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं। इसके अलावा जितने सारे ऑर्गेनली हैं आप उनको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट में कंसिडर नहीं करोगे। जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, पेरोक्सिसोम हो गया, ये सब आपका इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। तो आज हम इन्हीं चारों ऑर्गेनली के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ईआर के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद गोल्जी, फिर लाइसोजोम और वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके फंक्शन के बारे में देखेंगे अच्छे से, और साथ में ही उनसे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। हम आगे पढ़ने से पहले कुछ ओवरव्यू देख ले, हमें आज पढ़ना क्या है। जैसे आपको पता है न्यूक्लियस हमारा क्या है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली है। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली न्यूक्लियस ये हमारा क्या है? सेल है। अगर ये यूकैरियोटिक सेल में बात करें, अगर प्लांट सेल होगा तो इसके आउटर मोस्ट लेयर में क्या होगा? सेल वाल होगा। अगर एनिमल सेल है तो सेल वाल नहीं प्रेजेंट होगा, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। तो ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कैसा है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली है। और इस ऑर्गेनली से क्या हुआ है कि एक्सटेंड हुआ है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। आउटर लेयर से, न्यूक्लियस के आउटर लेयर से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो है वो एक्सटेंड हुआ है। न्यूक्लियर के आउटर मेम्ब्रेन से जो एक्सटेंड होकर स्ट्रक्चर बना वो क्या हो गया? आपका ईआर हो गया। और ईआर के 2 टाइप होते हैं, वो अभी हम लर्न करेंगे। और इसके अलावा जो ईआर के बाद जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका गोल्जी बॉडी होगा। गोल्जी बॉडी है ये आपका। अब इस गोल्जी बॉडी से जो होगा ड्राइव्ड होगा लाइसोसोम आपका एंड वैक्यूल्स। और इन सब का फंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेटेड है। वो कैसे कोऑर्डिनेटेड है वो हम एक एक करके अभी लर्न करेंगे। फर्स्ट वन जो है वो हमारा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इंडो मीन्स क्या आ गया? इनसाइड। कहाँ पे? सेल के। और प्लाज्मिक मीन्स ये कैसा दिख रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा। और रेटिकुलम मतलब आपका क्या होता है? नेटवर्क। रेटिकुलम इज नेटवर्क।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद ही ये सब स्ट्रक्चर जो हुआ आपका देखना पॉसिबल हो पाया है। जैसे कि बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी हुई थी, स्टडी के बाद हम देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद स्टडी हुई थी यूकैरियोटिक सेल की। तो यूकैरियोटिक सेल में ऐसे पता चला कि कुछ नेटवर्क प्रेजेंट है और उसको हम क्या बोल रहे हैं, रेटिकुलम। और वो रेटिकुलम जो है वो टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। कैसा आपका टीनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्केटर्ड है साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे प्रेजेंट है ये, साइटोप्लाज्म में। उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है दो पार्ट में, इंट्रासेलुलर स्पेस विद इन 2 कंपार्टमेंट। पहला क्या है आपका ल्यूमेन इनसाइड ईआर एंड दूसरा क्या है एक्स्ट्रा ल्यूमेनल यानी साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट। ये क्या होता है इसकी बात करें तो देखिए एनसीईआरटी में आपका जो ये डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में अगर आप अच्छे से देखें तो जो ये आपका ये वाला जो पॉइंट है ये सब क्या है, ईआर के अंदर का पार्ट है। ये सब आपका क्या हो गया, ईआर के अंदर का पार्ट है। और ईआर के अंदर के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनल। और ईआर के बाहर वाला जो साइटोप्लाज्म का पार्ट होगा ये सब आपका क्या है, साइटोप्लाज्म है। और इस साइटोप्लाज्म के पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। यानी कि ईआर क्या कर रहा है, 2 पार्ट में इंट्रासेलुलर को डिवाइड कर रहा है, 2 पार्ट में। किसको, इंट्रासेलुलर को, इंट्रासेलुलर स्पेस को। तो पहला आपका क्या हो गया, ल्यूमिनल एंड दूसरा क्या हो गया, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। और ये ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम ईआर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। यानी कि राइबोसोम के बारे में आपने कुछ पॉइंट लर्न किया हुआ है। तो राइबोसोम के प्रेजेंट और एब्सेंस होने की वजह से ईआर को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। पहला क्या है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके पास राइबोसोम होता है, यानी राइबोसोम क्या होगा, प्रेजेंट होगा कहाँ पे, उसके सरफेस के ऊपर। एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो उसके पास राइबोसोम नहीं पाया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम ईआर अपीयर्स स्मूथ। यानी कि ये जो ईआर है वो अपीयर कैसा हो रहा है, स्मूथ जैसा, यानी चिकना, जिसके वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे कि ये आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम। और राइबोसोम क्या है, ग्रेन्यूल टाइप का स्ट्रक्चर है। वहीं पे अगर हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है आपका कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है और ये कैसा दिख रहा है आपको, चिकना दिख रहा है, जिसकी वजह से इसको क्या बोला गया, स्मूथ। प्लाज्मिक और रफ इंडोप्लाज्मिक की बात करें तो इनका कुछ फंक्शन है और अलग अलग जो फंक्शन है उनको अच्छे से देखेंगे और इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आरईआर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आरईआर बोलते हैं और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एसईआर बोलते हैं हम। जैसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, आरईआर इज ऑब्जर्व्ड इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन अ प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। आरईआर के फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, प्रोटीन का सिक्रेशन कराता है। सबसे पहले प्रोटीन की सिंथेसिस कराएगा, सिंथेसिस मीन्स प्रोटीन बनाएगा। एंड सेकेंड जो है वो क्या कराएगा, इस प्रोटीन को सिंथेसिस करके इसका क्या करवाएगा, सिक्रेशन करवाएगा। सिक्रेशन मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि अगर इस मेम्ब्रेन में, आरईआर के मेम्ब्रेन में प्रोटीन जो बन रहा है उसको सिक्रीट करवाना यानी बाहर भेजना। और ये सब जितने सारे पॉइंट्स दिए गए हैं वो आपके एनसीईआरटी के पॉइंट है और इनको आप अच्छे से लर्न करो। और एसईआर का जो मेजर फंक्शन है यानी एसईआर फॉर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेजर फंक्शन जो है वो क्या है आपका, लिपिड सिंथेसिस। यानी कि ये क्या बनाता है, लिपिड। लिपिड के बारे में आपने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ा है, लिपिड क्या होता है। तो जो लिपिड बनता है वो आपका कौन बना रहा है, एसईआर। और आरईआर प्रोटीन क्यों बना रहा है, क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम। RER इज एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विथ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन जो है वो एक्सटेंड होके वो क्या बनाते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वहीं बात अगर हम करें ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो इट में ओरिजिनेटेड फ्रॉम रफ ईआर। यानी कि ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से एक्सटेंड होके नहीं बनता, ये रफ ईआर के एक्सटेंडेड पार्ट को बोलते हैं। जहाँ पे रफ ईआर एक्सटेंड हुआ और जिसमें कि राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या बन गया आपका, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरा पॉइंट क्या है, इट मेनली फॉर्म्ड बाय फ्लैट सैक और सिस्टर्नी। यानी कि इसका जो बनता है स्ट्रक्चर उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। और वो कैसा होता है, फ्लैट सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है। और इस ये जो एसईआर जो है आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इट मेनली फॉर्म्ड बाय वेसिकल और ट्यूब्यूल। अगर हम इसको अच्छे से देखें, जो वेसिकल और ट्यूब्यूल बनते हैं वो क्या है आपके स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सिस्टर्नी जो बनते हैं वो आपके क्या है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि आपका यहाँ पे एनसीईआरटी का जो इमेज है, आप इस पार्ट को देखो, आप इस पार्ट को देखो, ये आपका जो सिस्टर्नी जैसा स्पेस बन रहा है ये आपका क्या है, सिस्टर्नी। और सिस्टर्नी क्या बनाता है आपका, आरईआर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं।
और ये जो आपका ये क्या है आपका टिब्यूल, टिब्यूल जैसा स्ट्रक्चर है। और ये टिब्यूल क्या बनाता है आपका SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि एनिमल सेल की बात करते हो तो एनिमल सेल में लिपिड लाइक हार्मोन्स जितने होंगे, जैसे लिपिड लाइक हार्मोन क्या, लिपिड के बने हुए हार्मोन क्या होता है आपके स्टेरॉइड, स्टेरॉइड के बारे में आपने पढ़ा है, स्ट्रियोल, स्ट्रियोल क्या है आपका लिपिड है। स्टेरॉइडल हार्मोन जो होंगे वो क्या होंगे, सिंथेसाइज होंगे किसके द्वारा, SER के द्वारा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। और एक्चुअली अगर हम बात करें तो आपके मसल सेल जो होते हैं उस पर प्रेजेंट होते हैं SER, SER उस SER को क्या हम बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसके पास जो चैनल होता है, कैल्शियम चैनल होता है, वो कैल्शियम को रिलीज करवाता है और स्मूथ मसल सेल को रिलैक्स करवाता है। स्टेरॉइडल हार्मोन की बात करें तो जैसे आपका टेस्टोस्टेरोन हो गया, ये सब क्या है, स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं। अगर हम इसी तरीके से ER को समझे तो ER दो पार्ट में डिवाइड हुआ आपका। फर्स्ट वन इज जो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड वन जो है वो आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, लिपिड सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसा आपको दिखेगा, टिब्यूल के जैसा। और रफ इंडोप्लाज्मिक का स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपको दिखेगा सिस्टर्नी के जैसा, सिस्टर्नी। आपको ये सिस्टर्नी याद रखना है। अगर ये इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से उसका नाम क्या पड़ा, RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये राइबोसोम जो है आपके क्या काम कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहे हैं। और ये प्रोटीन सिंथेसिस होके क्या होगा, इस ER से निकलेगा और निकल के कहाँ जाएगा, गोल्जी के पास। कि हम इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं तो इंडोमेम्ब्रेन हमें ये पता है कि इनका फंक्शन जो है कोऑर्डिनेटेड है। अगर ये ER जो है अगर राइबोसोम बेरिंग है तो ये आपका RER हो गया। अगर यहाँ पे ये टिब्यूल जैसा प्रेजेंट होगा, टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होगा वो आपका क्या होगा, तो वो आपका हो गया SER। और जिस पे कोई राइबोसोम नहीं पाया जाता वो कैसा होता है आपका, चिकना होता है। ये आपका क्या हो गया, RER। RER से प्रोटीन निकला और SER से लिपिड निकला। ये लिपिड कहाँ जाएगा, आप गोल्जी के पास जाएगा। और प्रोटीन भी ये इसका क्या होगा, सिक्रीशन। यानी कि प्रोटीन निकला किस फॉर्म में, वेसिकल के फॉर्म में। ये क्या है आपका, वेसिकल्स। और लिपिड भी किस फॉर्म में निकलेगा, वेसिकल्स के फॉर्म में। और ये लिपिड प्रोटीन का वेसिकल्स जो है वो कहाँ जाएगा आपका, गोल्जी के पास। तो अब हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी एपरेटस, जैसे आपको गोल्जी एपरेटस के बारे में पता हो कि आपने बचपन में पढ़ा होगा कि गोल्जी एपरेटस का जो नाम है वो एक साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा था। और ये साइंटिस्ट क्या थे, कौन थे, कैमेलियो गोल्जी जो साइंटिस्ट थे उनके नाम के अकॉर्डिंग जो गोल्जी एपरेटस का नाम है वो गोल्जी एपरेटस हुआ। ये कब की बात है, 1898 में। ये आपके NCERT में डेट दिया हुआ है, आपको डेट याद रखना है। फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेंट रेटिकुलर नेटवर्क लाइक नियर द न्यूक्लियस। ये भी कैसा है, रेटिकुलर है। रेटिकुलम के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ये नेटवर्क के जैसा स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा, नेटवर्क। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, न्यूक्लियस के पास ही प्रेजेंट होता है। और डेंसली स्टेंट यानी ये स्ट्रक्चर जो है वो स्टेंड है। और इसी स्ट्रक्चर को नाम दिया गया बाद में क्या, गोल्जी बॉडी। और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट, यानी कि मेनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स। और उसको क्या बोलते हैं हम, सिस्टर्नी। जैसा आपने ER में पढ़ा था, RER में पढ़ा था सिस्टर्नी, सेम सिस्टर्नी इसमें भी प्रेजेंट होता है। और ये सिस्टर्नी डिफरेंट किसके अकॉर्डिंग होता है उसको भी हम लर्न करेंगे। तो उसके जो सिस्टर्नी की डायमीटर की बात करें तो 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है ये सिस्टर्नी का आपका। ये आपका क्या है, गोल्जी बॉडी है। और ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, सिस्टर्नी। ये सब क्या है, सिस्टर्नी। और इस सिस्टर्नी का डायमीटर दिया हुआ आपको इसका आपको 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर साइज दिया हुआ है। अगर हम बात करें सिस्टर्नी की तो इसके गोल्जी बॉडी के सिस्टर्नी और राइबोसोम के सिस्टर्नी में गोल्जी बॉडी के सिस्टर्नी और RER के सिस्टर्नी में क्या फ़र्क है। RER का जो सिस्टर्नी होता है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है।
बट गोल्जी बॉडी के सिस्टर्नी की बात करें तो इसमें नो राइबोसोम प्रेजेंट। ये एक्चुअली इसका जो सिस्टर्नी है आपके SER के टिब्यूल के जैसा बिहेव करेगा, रिजेंबल होगा। दीज आर स्टैक्ड और पैरेलल टू ईच अदर, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ इमेज में, ये एक दूसरे से स्टैक्ड है और ये क्या है, पैरेलल है एक दूसरे पे। वेरीड इन नंबर, यानी इनका नंबर क्या है, वेरीड, यानी कि वेरी करेगा। सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन अ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जैसे कि हम बात करें गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस्टर्नी की, तो इनका नंबर जो है 4 to 8 हो सकता है, 4 to 8 हो सकता है इन नंबर। फॉर्मिंग नियर न्यूक्लियस हैविंग कॉन्वेक्स सिस और अ फॉर्मिंग फेस। यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस के पास जो होगा प्रेजेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, ये वाले फेस को, इस वाले फेस की बात करें तो इस वाले फेस को हम क्या बोल रहे हैं, सिस फेस, जो कि न्यूक्लियस और ER को, ER के पास पाया जाएगा, सिस फेस। और इसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्वेक्स फेस। और ये क्या है, फॉर्मिंग फेस, यानी कि ये फेस जो है वो, ये फेस आपका बनते रहता है, इसीलिए हम इसको फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। आप ये जो इसके अपोजिट जो आपका पाया जाएगा, इधर साइड वाला जो फेस होगा वो आपका क्या होगा, ट्रांस फेस। और इस फेस को और हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव फेस। और साथ ही इसको हम मैच्योरिंग फेस। सिस एंड ट्रांस फेस आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। ये क्या है, डिफरेंट है बट इनका जो फंक्शन है वो क्या है, इंटरकनेक्टेड है। अगर हम गोल्जी बॉडी के फंक्शन की बात करें तो गोल्जी एपरेटस का जो फंक्शन होता है वो आपका क्या है, पैकेजिंग का फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल टू डिलीवर आइदर और इंट्रा सेलुलर टारगेट और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे कि कोई भी, इस लाइन का मतलब ये है कि ER ने जो भी प्रोटीन और लिपिड बनाया, ER में जो प्रोटीन और लिपिड बन के आया, उस प्रोटीन लिपिड का क्या होगा, यहाँ पे पैकेजिंग होगी, यानी कि पैक किया जाएगा उसको। पैकेजिंग के साथ साथ यहाँ पे इसका मॉडिफिकेशन भी होगा, और वो किस टाइप का मॉडिफिकेशन होगा वो अभी हम देखेंगे, मॉडिफिकेशन भी होगा। और ये मॉडिफिकेशन करके क्या करेगा आपका गोल्जी, या तो ये इस मटेरियल को सेल के अंदर रखेगा, इनसाइड सेल, या फिर सेल के बाहर इसको, अगर सेल के बाहर वाला मटेरियल है उसको क्या करेगा, सेल के बाहर भेज देगा, आउटसाइड सेल। Material to be packed in a form of vesicles from ER fused with a cis phase of Golgi apparatus and moved toward the maturing phase। इस लाइन का मतलब ये है कि कोई भी मटेरियल जो है वो पैक्ड होके आया है तो किस फॉर्म में आएगा, मतलब कि ER से जो मटेरियल बन के आया वो आपका लिपिड हो या प्रोटीन हो, वो वेसिकल के फॉर्म में होगा। कैसा होगा आपका, वेसिकल्स के फॉर्म में होगा। और ये वेसिकल्स जो है वो फ्यूज होंगे गोल्जी बॉडी के सिस फेज के साथ। गोल्जी बॉडी के सिस फेज के साथ फ्यूज होने के बाद ये वेसिकल सिस फेज से कहाँ जाएगा, आपका ट्रांस फेज के तरफ। और ट्रांस, इस बीच में क्या होगा, ये बीच में जो गोल्जी है, जीबी लिख देती हूँ मैं इसमें, इस गोल्जी में जो मटेरियल जो आया है उसका क्या हो जाएगा, पैकेजिंग हो जाएगी, या फिर इसका मॉडिफिकेशन होगा। मॉडिफिकेशन मीन्स कि इसमें क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट ऐड हो जाते हैं, प्रोटीन हो या लिपिड हो, इन प्रोटीन लिपिड पे जो है वो कार्बोहाइड्रेट ऐड होंगे। और कार्बोहाइड्रेट ऐड होने के बाद ये मटेरियल जो है वो आपका मॉडिफाइड हो गया। मॉडिफाइड होने के बाद ये आपका ट्रांसफेज है, और ये ट्रांसफेज से निकल के आप गोल्जी से बाहर आ जाएंगे। और बाहर आने के बाद इस मटेरियल के पास जहाँ का टारगेट होगा, जहाँ का एड्रेस होगा, वो मटेरियल वहाँ पे पहुँच जाएगा। या तो ये मान के चलो सेल के बाहर जाने वाला मटेरियल है तो सेल के बाहर चला जाएगा, या फिर ये मटेरियल सेल को अंदर ही रहना है तो सेल के अंदर रहेगा। दिस एक्सप्लेन
वाई द गोल्जी apparatus रिमेन इन अ क्लोज एसोसिएशन विद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि जितना आप फंक्शन देख रहे हो गोल्जी बॉडी का, किस वजह से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही गोल्जी बॉडी जो है वो प्रेजेंट रहता है। नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज बाय राइबोसोम ऑन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन अ सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी apparatus बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेज। अभी हमने देखा जितने सारे आपके राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, उन प्रोटीन को क्या करता है गोल्जी बॉडी, वो मॉडिफाई करता है अपने सिस्टर्नी में और उसके बाद उसको रिलीज करता है अपने ट्रांसफेज से। गोल्जी apparatus इज अ इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। यानी यहाँ पे गोल्जी बॉडी जो है वो क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बना रहा है। इसको भी हम देखते हैं क्या होता है। ये आपको सिंपल अच्छे से समझना है। यहाँ पे आप कुछ नहीं दिया हुआ, जैसे कि प्रोटीन है, कोई भी प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है गोल्जी बॉडी में, आया है ईआर के थ्रू, गोल्जी बॉडी में जो प्रोटीन ईआर के थ्रू आया है, तो गोल्जी बॉडी क्या करेगा उस प्रोटीन को या लिपिड को, पहला बात तो प्रोटीन अगर है तो उस प्रोटीन में क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ऐड कर देगा, कार्बोहाइड्रेट ऐड किया तो ये क्या बन गया आपका ग्लाइकोप्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइको, ग्लाइको और प्रोटीन ऐड हुआ तो क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। अगर ये गोल्जी बॉडी में प्रोटीन लिपिड आया है तो इस लिपिड के साथ क्या करेगा, गोल्जी बॉडी के अंदर जो होगा मॉडिफिकेशन, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को ऐड कर देगा, लिपिड के साथ भी कार्बोहाइड्रेट को ऐड किया और ये कार्बोहाइड्रेट आपका ऐड होकर लिपिड के साथ क्या बना, ग्लाइकोलिपिड। अगर आपको याद हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने पढ़ा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम देखे थे कि कुछ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कहाँ से बन के जा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, आपका गोल्जी बॉडी ही तो मॉडिफाई करके भेज रहा है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। अगर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ ऐड हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइलेशन। अगर कार्बोहाइड्रेट के लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट अगर ऐड हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडेशन, ग्लाइकोसाइडेशन। ये आपको टर्म याद रखना है, ग्लाइकोसाइडेशन क्या होता है, ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है। जहाँ पे साइलेशन हुआ वो प्रोटीन एडिशन हुआ, जहाँ पे साइडेशन ये आ गया, डी आ गया और लिपिड में भी आपका डी है तो वो आपका क्या हो गया, ग्लाइकोसाइडेशन। अब हमारा थर्ड जो है वो इंडो मेम्ब्रेन का जो है लाइसोसोम है। लाइसोसोम के बारे में आप बचपन में पढ़े होंगे, इसको क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। यानी सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ही एसिडिक होता है, इसका जो अंदर का इन्वायरमेंट होता है वो आपका एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। एनसीईआरटी में जो लाइन दिया गया है कि दीज आर अ मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन अ गोल्जी apparatus। यानी कि जैसे आप पढ़ रहे हो गोल्जी apparatus से जो वेसिकल पैक हुआ है, उस वेसिकल से जैसे गोल्जी apparatus में क्या हो रहा था, लिपिड और प्रोटीन का क्या हो रहा था, आपका यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो रहा था और इस मॉडिफिकेशन से जैसे ही बर्ड ऑफ होके कुछ वेसिकल्स निकले, ये क्या है आपके वेसिकल्स। वेसिकल्स को और क्या हम बोल सकते हैं, एज अ बैग के तरह ही तो आपको दिख रहे हैं बैग्स या वेसिकल्स। और इस वेसिकल्स में बहुत सारे हाइड्रोलिटिक इंजाइम होंगे। कैसे इंजाइम होंगे, हाइड्रोलिटिक इंजाइम होंगे और ये इंजाइम वाले वेसिकल्स जाके क्या बनाएंगे, लाइसोसोम। और इस लाइसोसोम का जो फंक्शन होता है वो एज अ सुसाइडल बैग ये काम करता है और बहुत सारी चीज़ों का डाइजेशन भी लाइसोसोम में होता है, डाइजेशन। और ये क्या हो सकते हैं, द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक इंजाइम। कैसे इंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक इंजाइम होते हैं। अगर हम बात करें, ये आपका लाइसोसोम है और इस लाइसोसोम में जो इंजाइम पाए जाते हैं वो इंजाइम कैसे होते हैं, हाइड्रोलिटिक होते हैं, हाइड्रोलिटिक। यानी कि हाइड्रोलिटिक इंजाइम है तो इसका पीएच कैसा होगा आपका, एसिडिक होगा, पीएच एसिडिक होगा। और हाइड्रोलिटिक इंजाइम की कैटेगरी की बात करें तो हाइड्रोलेज पाए जाते हैं। हाइड्रोलेज में और भी देखें तो क्लासिफिकेशन तो लाइपेजेस, अगर आप पढ़े हो इंजाइम का क्लासिफिकेशन तो लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, ये सब जो है इंजाइम आपके पाए जाते हैं और इनका जो एक्टिविटी जो होता है वो आपका एसिडिक एक्टिविटी में ये इंजाइम अच्छे से काम करते हैं। दिस इंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग, यानी किसको डाइजेस्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, लिपिड को करते हैं, न्यूक्लिक एसिड को करते हैं। जैसे कि बात करें कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले इंजाइम जो होंगे वो आपको कार्बोहाइड्रेट होंगे। कार्बोहाइड्रेट इंजाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे और प्रोटीएज है तो प्रोटीएज जो है आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। और लाइपेजेस की बात करें तो लाइपेजेस आपका न्यूक्लिक एसिड को ये लिपिड को डाइजेस्ट करेगा और न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लियेज आपका न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा। न्यूक्लियस आपका, ये सब इंजाइम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन के अंदर। ये मतलब कि अगर हम पढ़ रहे हैं लाइसोसोम मेम्ब्रेन में ये सब इंजाइम प्रेजेंट होता है और यहाँ पे डाइजेशन होता है। डाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले अगर मान के चलो कि प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन बनने में प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या लिपिड जो भी आपका बन रहा है उसको बनने में कुछ मान के चलो डिफॉल्ट हो गया, यानी कि कुछ गलत प्रोटीन बन गया और गलत प्रोटीन जो है वो आपके फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो आपके सेल को क्या करना है, उसको लाइसोसोम मेम्ब्रेन में भेजना और उसका क्या करवा देना, डिग्रेडेशन या डाइजेशन करवा देना, ताकि जो गलत प्रोटीन बना है वो आपका सेल के इनसाइड ना बचे।
वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल्स भी आपका जो है एक तरह से साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। मेनली अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में 90% जो सेल का वॉल्यूम होता है वो वैक्यूल के द्वारा ही ऑक्युपाइड होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म में जो वैक्यूल प्लांट सेल में पाया जाता है वो भी एक तरह से कहाँ से आपको मिला है, गोल्जी बॉडी में जो वेसिकल्स बर्ड ऑफ हुए हैं वैक्यूल्स बनाए हैं, बर्ड ऑफ होकर वेसिकल्स वो आपके क्या है, वैक्यूल्स हैं। और वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन अ साइटोप्लाज्म। कहाँ प्रेजेंट है आपका? इट कंटेन वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल। यानी कि ये ऐसे ऐसे कुछ मटेरियल कंटेन करते हैं आपके वैक्यूल्स जो कि सेल के लिए यूजफुल नहीं होते। ये सैप क्या हो गया? सैप आपका क्या हो जाता है? प्लांट सेल की बात करें तो जाइलम सैप की बात हो रही है। जाइलम क्या है आपका? जाइलम सैप आपका क्या होता है? इसमें बहुत सारे वाटर के साथ बहुत सारे आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। वाटर प्लस आयंस मिलकर क्या बनाते हैं? जाइलम सैप। और ये ऐसे होंगे जो कि सेल को यूजफुल नहीं होगा, तो वो आपका कहाँ प्रेजेंट होगा? वैक्यूल्स में। और ये क्या करेंगे? द वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये अगर वैक्यूल है, वैक्यूल के ऊपर का जो मेम्ब्रेन है सिंगल मेम्ब्रेन, उसको हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। वैक्यूल का जो ऊपर का मेम्ब्रेन है ये कैसा है आपका? सिंगल मेम्ब्रेन है। और आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या बोल रहे हैं? टोनोप्लास्ट। In plant cell, vacuole can occupy 90% of the volume of the cell. In plant cell, tonoplasts facilitate the transport of number of ions and their ion and other material against concentration gradient into the vacuoles. Hence, their concentration is significantly higher in the vacuoles than in a cytoplasm. इसमें मतलब इस लाइन में आपका क्या दिया गया है कि वैक्यूल के अंदर जो भी मटेरियल होंगे उनका कंसंट्रेशन क्या होगा? सेल से ज़्यादा हाई होगा। ये वैक्यूल है और ये आपका सेल है। और किस सेल की बात कर रहे हैं हम? प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल के अंदर का जो मटेरियल है उसका कंसंट्रेशन हाई होगा और सेल के बाहर जो कंसंट्रेशन होगा वो आपका लो कंसंट्रेशन होगा। लो कंसंट्रेशन यानी मात्रा। और वैक्यूल के अंदर जो है वो आपका हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन। और ये जो है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो वैक्यूल में जो मूवमेंट होगी वो आपकी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगी। इन अमीबा द कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, अमीबा में जो वैक्यूल पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये एक वैक्यूल जो है वो क्या कर रहा है? इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेगुलेट करना बॉडी को। एंड एक्सक्रीशन यानी एक्सक्रीट जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जो अमीबा के पास होगा वो एक्सक्रीट आउट किसके थ्रू होगा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा। इन मेनी सेल इन एज इन अ प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट की बात करें तो प्रोटिस्ट में जो पाया जाएगा वो क्या है आपका? फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स जो है वो प्रोटिस्ट अगर खाना खा के इनगल्फ करके फूड को वैक्यूल्स जो बना रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? फूड वैक्यूल। अगर हम रिवीजन बॉक्स में सारे को समराइज करें, रिवीजन में देखें तो हमने सबसे पहले इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि इनका फंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेटेड होगा। फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होगा तो सबसे पहले हमने पढ़ा ईआर। ईआर जो है वो आपका एक्स्ट्रा आउटर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस का होता है उससे एक्सटेंड होकर बना हुआ होता है ईआर। ईआर क्या कर रहा है आपका? प्रोटीन या लिपिड सिंथेसिस एंड सिक्रेशन कर रहा है। प्रोटीन या लिपिड सिंथेसिस या सिक्रेशन कर रहा है। और ये क्या करेगा? वेसिकल के फॉर्म में सिक्रेट करेगा। वेसिकल के फॉर्म में ये बना और ये वेसिकल्स जो है वो गोल्जी बॉडी के, ये आपका क्या है यहाँ पे? गोल्जी बॉडी का सिस फेज है। इस गोल्जी बॉडी के सिस फेज में जाके ये क्या होगा? फ्यूज होगा। और सिस फेज में फ्यूज होके ये क्या करेगा? ट्रांस फेज से इसको एक्सक्रीट आउट करेगा। बडिंग ऑफ यानी ये आपका वेसिकल गया सिस फेज में जाके, सिस फेज ऑफ गोल्जी बॉडी में फ्यूज हुआ और ट्रांस फेज से ये आपका ट्रांस फेज है, ट्रांस फेज से जो है इसका पिंच ऑफ हुआ, ट्रांस फेज से निकला। और इस वेसिकल में क्या प्रेजेंट है? लिपिड या प्रोटीन। और इस लिपिड और प्रोटीन के साथ यहाँ पे गोल्जी बॉडी में क्या हुआ? मॉडिफिकेशन हुआ। और मॉडिफिकेशन कैसा था? ये कार्बोहाइड्रेट का एडिशन हो गया आपका। तो ये जाके कार्बोहाइड्रेट का एडिशन हुआ, ये जाके क्या करेगा? ये या तो आप लाइसोसोम बनाएगा या फिर वैक्यूल्स बनाएगा या फिर बहुत डिफरेंट पार्ट में, जैसे सेल के किसी और पार्ट में इसकी ज़रूरत है तो वहाँ पे पहुँचाएगा, या सेल के बाहर इनसाइड सेल रहेगा ये वेसिकल, इनसाइड सेल। और जिस पार्ट को प्रोटीन चाहिए, जिस पार्ट को लिपिड चाहिए वहाँ पे ये पहुँचा देगा। या फिर आउटसाइड अगर चाहिए सेल को, सेल के आउटसाइड जाना है तो आउटसाइड ऑफ सेल जाएगा। और इसमें है क्या आपका? प्रोटीन है या आपका लिपिड है। इस वेसिकल में प्रोटीन है, लिपिड है। और ये आपका क्या बन गया? लाइसोसोम। ये आपका क्या बन गया? वैक्यूल्स। ये सारा फंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेटेड है। फंक्शन क्या आपका है यहाँ पे? कोऑर्डिनेटेड। फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड। अगर आपके क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको दिख जाए, जैसे कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहाँ पे होता है? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, इसका मतलब क्या हो गया? इस लाइन का मतलब
मॉडिफिकेशन। इस लाइन को आप बाद में अच्छे से पढ़ोगे, पर आपको यहाँ पे ये याद रखना है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जो है वो आपका गोल्जी बॉडी में होता है, ये आपका गोल्जी बॉडी में होता है। पर है ये आपका है क्या, इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि आपको पता है डीएनए है आपके सेल में, और इस डीएनए से क्या बनता है आपका एमआरएनए या आरएनए बोल लो, और इस एमआरएनए से क्या बनता है प्रोटीन। तो डीएनए से एमआरएनए बनना, ये आपका क्या हो गया ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन जो बनता है वो आपका क्या हो गया आपका ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन में जो प्रोटीन बना है, ये प्रोटीन क्या है, इमेच्योर प्रोटीन है, इमेच्योर प्रोटीन है। और इस इमेच्योर प्रोटीन को मैच्योर करवाने के लिए जो ऑर्गेनली इंपॉर्टेंट पार्ट या इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं वो आपके ईआर होते हैं, गोल्जी होते हैं। गोल्जी में जो ये प्रोटीन बनता है, साथ में ही बन भी रहा है और साथ में ये मॉडिफिकेशन भी होता है। उस मॉडिफिकेशन को हम बोलते हैं को ट्रांसलेशनल, यानी साथ साथ मॉडिफिकेशन हो रहा है, को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। अब ये प्रोटीन बन के तैयार हो गया है, फुल्ली बना हुआ है। अब इस प्रोटीन में कुछ और मॉडिफिकेशन करना है, यानी कि ये अब ये क्या हो गया पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। और ये कहाँ होता है आपका गोल्जी बॉडी में, ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। और ये आप अच्छे से पढ़ोगे 12th क्लास में। बस आपको यहाँ पे ये लाइन याद रखना कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जो है वो कौन करवा रहा है, गोल्जी बॉडी, और को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जो करवा रहा है वो आपका क्या है, ईआर। सिंपल शब्दों में बोले, अभी तक जो हमने पढ़ा था अगर हम उसको एनालॉजी के साथ समझे, मान के चलो कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में क्या हो रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है। प्रोडक्ट बनने के लिए वहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट होगा, प्रोडक्शन यूनिट होगा। प्रोडक्शन यूनिट के बाद वहाँ पे क्या होगा, पैकेजिंग होगी, पैकेजिंग यूनिट या मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग या मॉडिफिकेशन यूनिट होगा। उसके बाद उसको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है जहाँ पे वो जाना है, तो ट्रांसपोर्टिंग। तो यहाँ पे जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री आपका क्या हो गया, फैक्ट्री आपका मान के चलो कि यहाँ पे हम जो एमआरएनए की बात करें वो आपका प्रोटीन बनाने में हेल्प करवाता है। एमआरएनए प्लस राइबोसोम, ये सब एमआरएनए प्लस राइबोसोम ये मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीजोम। और ये पॉलीजोम ही आपका क्या बनाता है, प्रोटीन। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका आरईआर पे। आरईआर पे क्या बन रहा है यहाँ पे, प्रोटीन। प्रोटीन जो प्रोडक्शन यूनिट जो हो गया वो क्या हो गया आपका आरईआर, आरईआर पे प्रोटीन बना। पैकेजिंग यूनिट क्या हो गया आपका, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। और ट्रांसपोर्ट करवाना है तो ये अब इसके पास एड्रेस होगा, मान के चलो कि ये आपको सेल के अंदर रहना है या सेल के बाहर जाना है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। लिपिड होगा तो लिपिड में भी आप प्रोडक्शन वाला यूनिट क्या होगा आपका, एसईआर। एंड पैकेजिंग यूनिट क्या होगा आपका, पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन यूनिट जो है वो आपका गोल्जी हो गया। इतना ही तो आपको पढ़ना था। अब इस चैप्टर से रिलेटेड PYQs को अगर हम देखें तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे नीट में आया हुआ PYQs है, ये आपका 2022 में आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। अगर हम इनकरेक्ट की बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो SCR इज डिवाइड ऑफ राइबोसोम, यानी कि इस लाइन का मतलब ये है कि SCR के पास राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, ये तो सही है। इन प्रोकैरियोटिक ओनली RER फाउंड, ये आप प्रोकैरियोट्स में आपने पढ़ा है कि प्रोकैरियोट्स में जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली जो है वो नहीं पाया जाता, तो यहाँ पे RER कैसे प्रेजेंट हो गया, ये ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। SCR आर द साइट ऑफ अ लिपिड सिंथेसिस, ये हमने देखा कि SCR में क्या बन रहा है, लिपिड बन रहा है। RER हैज राइबोसोम अटैच टू ER, ये भी हमने देखा कि ER के पास अगर राइबोसोम है तो वो क्या है आपका RER, यानी कि इसमें आपका आंसर क्या हो गया, बी। कितना इजी क्वेश्चन था आपका। ये आपका क्वेश्चन जो है नीट 2021 में आया हुआ है। और इस क्वेश्चन को आप देखो, द ऑर्गेनली दैट आर इंक्लूडेड इन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, यानी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की बात करें तो इसमें से कौन से ऑर्गेनली जो हैं वो इंडो मेम्ब्रेन में, गोल्जी तो होता है, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में पढ़ा है अभी नहीं, बिल्कुल। ये आपका नहीं होगा, लाइसोसोम भी आपका इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत। तो सेकेंड ऑप्शन को हम चेक करें, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, राइबोसोम नहीं होता है, लाइसोसोम आपका होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, थर्ड ऑप्शन देखे तो थर्ड ऑप्शन बी आपका भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइसोसोम होता है, वैक्यूल्स होता है। यही चार तो आपके इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, ये आपका क्या हो गए, करेक्ट ऑप्शन हो गए। ये फोर्थ भी चेक कर लेते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, राइबोसोम भी नहीं होता है, गोल्जी होता है, लाइसोसोम होता है। अगर इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की बात करें तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की बात करें तो इसमें आपका क्या पाया जाता है, ER,
गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी, या फिर और तीसरा आपका लाइसोसोम, एंड फोर्थ वन इज वैक्यूल्स। ये आपको 4 याद रखना है, और आपके आंसर जो इस क्वेश्चन के हैं वो क्या है, सी। तीसरा आपका क्या है क्वेश्चन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन। अभी आपने इतना फंक्शन के बारे में पढ़ा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो इस क्वेश्चन को आपको देखते के साथ इसका आंसर आ जाना चाहिए। फैटी एसिड ब्रेकडाउन, ये हमने तो नहीं पढ़ा है। रिस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, ये भी हमने नहीं पढ़ा। फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल, इसको अभी होल्ड करके देखते, फोर्थ ऑप्शन देखते। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, ये भी हमने नहीं पढ़ा। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका थर्ड, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल, यानी ये तो हम देख रहे थे गोल्जी बॉडी में जो वेसिकल्स बन रहे थे वो सिक्रीट आउट होकर बाहर निकल रहे थे, तो ये क्या हो गया आपका आंसर, सही हो गया। सेक्रेटरी वेसिकल्स गोल्जी बॉडी में फॉर्म्ड होते हैं। आंसर क्या होगा आपका इसका, सी। और ये आपका ऑप्शन, ये क्वेश्चन जो है इसको आप प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में सॉल्व करोगे और कमेंट में आंसर करोगे। न्यूक्लियर इन्वेलप इज डेरिवेटिव ऑफ, किसके डेरिवेटिव्स होते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप, ये आपका हो गया। ये क्वेश्चन है मेजर साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये भी करोगे। एंड थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ, ये मैं आपको करवा देती हूँ। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसा कौन सा इवेंट है जो कि नहीं होता है, प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड एंड फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। इसमें आपको देखना है जो प्रोटीन फोल्डिंग जो है वो आपका ईआर में होता है, ठीक है। इसमें फॉस्फोलिपिड क्या लिपिड सिंथेसिस की बात कर रही है, किया जा रहा है, वो भी आपका ईआर में होता है। क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, यानी कि इस ऑप्शन की बात करें तो जब प्रोटीन फॉर्म्ड होता है तो प्रोटीन जब बनते हैं तो उसके पास ना सिग्नल पेप्टाइड होते हैं। मान के चलो कि ये उसका सिग्नल पेप्टाइड हो गया, उस सिग्नल पेप्टाइड को अगर मान के चलो कि ये प्रोटीन जो है ईआर में रहने वाला प्रोटीन है, इस सिग्नल पेप्टाइड को क्लीव कर दिया जाएगा और ये प्रोटीन कहाँ रह जाएगा, ईआर में रह जाएगा। तो सिग्नल पेप्टाइड, क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड भी हो गया, ये भी ऑप्शन सही है। प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन की जहाँ पे बात होती है तो वो ग्लाइकोसाइलेशन आपका कहाँ पे हो रहा था, अभी हमने देखा ग्लाइकोसाइलेशन आपका गोल्जी बॉडी में हो रहा था। और आपसे पूछ रहा है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसा कौन सा है जो फंक्शन है जो नहीं हो रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, बी। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ रही हो। अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और साथ ही हम मिलते हैं अगले लेक्चर में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लर्न करेंगे। तो आज के लिए बाय, टेक केयर।